अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स जोन और मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज हम बात करेंगे पूरे हफ्ते में हुई खेलों की खबरों के हवाले से कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ है, कौन सी खबर की, किस खबर की अपडेट मेरे पास आई और किस खबर की अपडेट नहीं आई थी, तो उनसे आपको ज़रूर आगाह करता चलूँगा। सबसे पहले बात कर लेंगे हम पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। पाकिस्तान ने तकरीबन 4 T20 मैचेस खेले थे, जिनमें से एक ही मैच पाकिस्तान ने खेला और बाकी 3 जो थे बारिश की नज़र हो गए। और साथ ही साथ 2 टेस्ट मैच हुए, जिनमें से पाकिस्तान ने एक जीता एक हारा। हालांकि दोनों जीतने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम एक ही जीत पाए। लेकिन अब उसके बाद जमीका से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो पहले लंदन के बाद काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान लाहौर पहुंचे और कुछ प्लेयर्स वहीं पर ही रह गए। अगर मिसबाहुल हक की बात कर ली जाए चीफ सेलेक्टर के हवाले से, तो मिसबाहुल हक अब भी वहीं पर जमीका पे मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने क्वारंटाइन जो है वो गुजारना है, क्वारंटाइन का टाइम, और एंड देन उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए रवानगी वहाँ से पकड़ेंगे। लेकिन एक नहायत ही इंपॉर्टेंट बात अरशद नदीम के हवाले से। अरशद नदीम जो हैं उनके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि अरशद नदीम ने बेहतरीन परफॉर्म किया था और नीरज चोपड़ा से उनकी बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे गुफ्तगू हो रही और बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। सबसे अहम बात, मैं अपनी बात को कंप्लीट करने से पहले ये बताता चलूँ कि आपको कि खेल जो है वो मुल्कों को, कंट्रीज़ को, कौमों को करीब लेकर आते हैं और आपस में जो भाईचार की दोस्ती, मोहब्बत जो है और कुर्बत जो है वो करीब कुर्बत हो जाती है और फासले दूर हो जाते हैं। इसी तरह की बात जो है नीरज चोपड़ा की जन्म से देखने में आई है, क्योंकि बहुत ही घटिया किस्म का इल्ज़ाम भारत के मीडिया की जानिब से, भारत के मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया है। अरशद नदीम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो है नीरज चोपड़ा के ज्वेलन के साथ जो है कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, टैंपरिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद नीरज चोपड़ा उनके फेवर में आ गया और उन्होंने ये बोला कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, भारत के मीडिया को इस तरह का किरदार नहीं अपनाना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ उस वक्त नहीं हुई थी, क्योंकि हर एथलीट की ज़ाती ज्वलन जो भी होती है वो इंतज़ामिया के हवाले होती है और उनका ये भी कहना था कि कोई भी उसको इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और आज मैं अपना वादा जो है वो नाज़रीन पाए तकमील तक पहुंचा दूंगा। अरशद नदीम हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद होंगे और वो अपने आने वाले दिनों के हवाले से भी बताएंगे कि और उनकी क्या क्या मसरूफियात रहीं, वो हमसे क्यों रब्ता नहीं कर पाए इन दिनों में, इस पर भी ज़रूर जो है उनसे बात होगी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि बीच में एक खबर और जो है ज़ेर गर्दिश रही है कि एहसान मानी, जैसे कि हमने आपको आगाह किया था, सबसे पहले बता दिया कि एहसान मानी को एक्सटेंशन मिल गई है और एहसान मानी 1 साल तक जो है वो अभी चेयरमैन पीसीबी रहेंगे। उसके बाद 1 साल के बाद जो है रमीज़ राजा जो है उनका ओहदा संभाल लेंगे। लेकिन अब एहसान मानी ने सडनली फैसला ये किया है कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खुद जो है रमीज़ राजा को कॉल करके उन्होंने बताया है कि हमने आपको अब बना दिया है पीसीबी का चेयरमैन। वसीम खान का क्या मुस्तकबिल है, इसके ऊपर भी मज़ीद डिबेट होगी और देखा यह जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में रमीज़ राजा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए क्या इकदाम करते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट खबर जिसके ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं डाली गई है, इसके ऊपर ज़रूर बात होगी कि इंग्लिश बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग के परखचे उड़ा दी और पूरी टीम 78 रन पर ढेर हो गए। तो सूरमा जो है ढेर हो गए हैं, इसके ऊपर भी साथ ही साथ बात की जाएगी। हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन करेंगे हमें राजा असद साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। उन्हीं के हमरा कराची से होंगे जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के मोहसिन मेहदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ अपना वादा जो है पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा, ओलंपिक एथलीट अरशद नदीम भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। यहाँ पे वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कह देते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ के हवाले से। परफॉर्मेंस कैसी रही, वहाँ पर क्या क्या हुआ है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अब जो है काफ़ी जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए, जिनमें बाबर आजम, आबिद अली, इमरान बट, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और टीम मैनेजमेंट के जो हैं कुछ अरकान वो भी बरास्ता लाहौर आए हैं लंदन से होते हुए। इसी पर हमें ज्वाइन कर लिया, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहसिन मेहदी, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स की तमाम तर खबरों को जो है कवर करते हैं। उन्हीं के हमरा मौजूद हैं। लाहौर से मैं ज्वाइन किया है राजा असद साहब ने, जो कि सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। मोहसिन, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाता हूँ। मोहसिन, आप
कैसी देख रहे हैं परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, क्योंकि डे बाय डे परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन डिक्रीज होती चली जा रही है। जैसे हमें मोहसिन ज्वाइन करते हैं तो ये सवाल मोहसिन से भी करूंगा, लेकिन राजा असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो है इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन हम मुसलसल जो देख रहे हैं, हम नीचे चीजें जाते हुए देख रहे हैं। देखिए, इसमें तो पहली चीज ये है कि आपने सिलेक्शन कितनी ठीक की है। ओके। यानी जब यासिर शाह को इंट्रोड्यूस किया गया, वो बड़े कामयाब स्पिनर रहे हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि पिछले कई माह से उनके बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो निक में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, गेंद सही जगह नहीं पड़ रहा, तो जो लोग साथ टीम के ट्रेवल कर रहे हैं, जो कोचिंग स्टाफ और कप्तान है, ये तो बातों से पता चल जाता है क्रिकेटर को कि ये जो क्रिकेटर है कितनी फॉर्म में है, कितने निक में है। वो उनकी गेंद नहीं सही पड़ रही थी। आपने देख लिया कि जब बाएं हाथ से बॉलिंग करने वाले स्पिनर डाले गए तो उन्होंने 3 आउट कर दिया और एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान ने एक रीजनेबल मार्जिन 109 रन से मैच जीत गया। लेकिन पहले मैच में अपनी कोताही से एक इंतहाई दरमियाने दर्जे की टीम है जिससे आपको बआसानी बड़े मार्जिन से 2-0 से जीतना चाहिए था, वो आपने एक सीरीज बराबर कर दी। इस पे आप अब कोई शादियां नहीं बचा सकते। दूसरी बात आ जाए T20 की। T20 के सारे मैच बारिश ज्यादा थे। एक लो स्कोरिंग मैच हुआ जिसमें किस्मत यावर रही, आपके ऊपर मेहरबान रही और आपने वो मैच जीत लिया। T20 आप सीरीज जीती आपने, लेकिन ये कोई एक्सपोजर नहीं था, ये कोई तजर्बा नहीं था। पता चल जाता है अब तो, काफी महीने पहले, काफी हफ्ते पहले, काफी महीने पहले बल्कि पता चल जाता है, साल हर साल पहले पता चल जाता है कि सीजन में कितना वल्नरेबल है फ्रॉम दी रेन पॉइंट ऑफ व्यू वेस्ट इंडीज का। वो जो एक पोर्शन है, वो जो विंडो है साल की, लेकिन ये मुझे लगता है सारी एफर्ट जाया हुई। आई डोंट नो इसमें फाइनेंशियली कितना ये वायबल रहा प्लेयर्स के लिए और हमारे बोर्ड के लिए, लेकिन अदर वे अराउंड मैं नहीं समझता कि ना हमारी वुमेन क्रिकेट जो वहां पहले गई है उसको कोई फायदा हुआ और ना हमारी मेंस क्रिकेट को कोई फायदा हुआ। जहां तक वुमेन क्रिकेट का ताल्लुक है, मुझे ये बताया गया और मैंने खुद भी देखा कि हमारी काफी उम्र रसीदा लड़कियां जो हैं, जो जूनियर टीम थी, सीनियर भी ट्रेवल कर रही थी, जूनियर टीम जो है उसने जो बड़ी उम्र की लड़कियां थी उन्होंने वहां की, उनकी जो 17-18 साल 16 साल की लड़कियां थी उनको हराया और उस पर जाहिर है कि अब क्या कहा जाए, इतनी बड़ी कामयाबी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी एक फर्द वाहिद उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो टॉप मैन होता है उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप कि बदला हुआ जमाना है, लेट्स सी के आगे क्या होता है। लेकिन ये टूर जो है, ये मैं कहूंगा कि मतलब कि राजेश साहब, आपको जो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा शेकी दिखाई दी, कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मोराल जो है वो हाई दिखाई नहीं दिया। और शायद से जैसे कि आपने एक बात बड़ी यहाँ पे अहम एक बात की है कि हल्की टीमों के लिहाज से तो पाकिस्तान को बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उनके आगे, उनके सामने, लेकिन अगर और प्रीवियस परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो फिर तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी हराना चाहिए था, उनकी भी बी टीम खेल रही थी। ये तो काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है ना ये मामला, इस पर तो नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं समझते कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ये रमीज़ राजा की चीज़ें हाथ में आएंगी तो ये तो ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं, इनको संभालने में रमीज़ राजा को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या वो करेंगे या वो भी खामोशी से सीट के ऊपर ही बैठ के सीट के मजे लेंगे। जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी, आप ही से सवाल कर रहे हैं साहब। अब मैं नहीं, रमीज जो है ना, जितना मैं उनको कुछ 35 साल से जानता हूँ और जितना मैं उनसे मैंने गुफ्तगू और बातें की हुई है, वो इस किस्म के नहीं हैं। ऑल टुगेदर मैं मानी साहब की को उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन रमीज एक और प्रोडक्ट है। तो वो खुद क्रिकेटर है, क्लब क्रिकेट से लेके और फिर उन्होंने सिटी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर जाहिर है CEO भी रहे, फिर नौकरी भी की, अच्छी स्कूलिंग हुई, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से उस जमाने में MBA किया जब बड़ा मुश्किल होता था दाखिला। बहरहाल वो बड़ी सही पोजीशन में है, उनके अंदर एग्रेशन भी है और वो इंटेलिजेंट इंसान है, जनरली वो रेडिमेटेड है, उनको पता है कि ये शख्स जो मेरे से बात कर रहा है ये क्यों कर रहा है और इसके असल मकासद क्या है, अखलास इसमें है या नहीं है। तो उनको एक अच्छी टीम बनाना होगी। ये हक है उनका, जो नया चेयरमैन आता है उसको अपनी पूरी टीम लेनी चाहिए। और इनके पास ये आपको गौरतलब बात है, मैंने जब से होश संभाली है, मैंने कोई चेयरमैन ऐसा नहीं देखा जो सिफारशिया ना हो। मारी साहब को मैं सिफारशिया नहीं समझता, रमेश तो बिल्कुल नहीं है। तो अब ये इनके पास कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है बोर्ड को रन करने के, क्योंकि जो बोर्ड का चेयरमैन आता है उससे पहले अपने अल्ले तल्लों को वो कई पोस्टें देता और उनसे वो कहता है कि चलो जी, किसी को मैनेजर लगा दिया, किसी को डायरेक्टर लगा दिया, किसी को PR में लगा दिया। वो सारी इस किस्म के लोग होते हैं, लाने चाहिए अपने लोग, लेकिन अहल। अच्छा राजा साहब, रमीज राजा साहब के लिए जो है जरूर हम बात करेंगे, इनके मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आप अभी टीम के ऊपर बात कर लेते हैं, आइंदा आने वाली सीरीज के वाले से बात कर लेते हैं।
पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से वैसे आप मुतमईन हैं? फिर इंडिविजुअली प्लेयर्स के ऊपर फिर मैं बाद में बात करूंगा। अपना इंजमामुल हक भी कि इनके पास बेहतर चॉइस थी एज फार एज फवाद आलम इज कंसर्न, तो हमें बताया ना वो कौन सी चॉइस थी इनके पास। ये जो सारे उस वक्त चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स थे, ये जो कप्तान थे, करते धरते थे, इवन आई थिंक अगर इसमें तो फिर इंटरवीन करना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट को भी। मैं अगर खुद 2016 में पाकिस्तान कप पर कमेंट्री करा था पीटीवी पर, जब ये बैटिंग करने के लिए आया तो मैंने इनकी तारीख में जमीन आसमान एक कर दिया। इनके घर से मुझे शाम को फोन आया कि वो आपको सलाम करने के लिए आएगा फवाद आलम। तो बात यह है कि अगर मुझे नजर आ रहा है, मैं तो फुल टाइम क्रिकेट बोर्ड में नौकरी नहीं करता, मैं तो फुल टाइम साफी भी नहीं हूं, मैं आपको बताऊं मेरा रोजगार जो है वो एडवर्टाइजिंग है, ये तो मेरा रोजगार नहीं है। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने लाहौर की टीमें सेलेक्ट की हुई है, मैं लाहौर की तरफ से खेल चुका हूं, मैं लाहौर का सेक्रेटरी रहा हूं, मुझे इन चीजों का सबका पता है। तो ये जो फेवरेटिज्म है या कोताही है, और उसके बाद फिर जो लेम एक्सक्यूजेज हैं, तो ये बड़े डिप्लोरेबल हैं, और इन पर मेरे ख्याल में अब हमीजादा साहब को या जो नई मैनेजमेंट आएगी इसको नजर रखना होगी। आपने इंतजाम साहब की जो है वो आपने खुद ही बात कर दी, आपने जो है गड़े मुर्दे खुद ही उखाड़ के रख दिए हैं इस वक्त। राजा साहब जैसे कि वो कहते हैं कि उस वक्त उनके पास बेटर चॉइस जो थी, फवाद से और भी ज़्यादा बेहतर प्लेयर थे जो परफॉर्म कर सकते थे। यकीनी तौर पे उनको उनका अंदाज़ पसंद नहीं आता होगा, उनको उनकी बातें पसंद नहीं आती होंगी, या वॉटेवर कोई भी बात कर ली जाए, लेकिन उनके अपने जो भांजे जो हैं, भतीजे जो हैं इमामुल हक साहब, तो वो किस बुनियाद पे टीम का हिस्सा बने रहे फिर? देखिए, अब आप ये बात करें कि उनका अंदाज पसंद नहीं था, यानी बाज लोग ये कहते हैं कि इनका टू वाइट स्टांस है। तो चंद्र पॉल जो है वो 11,000 रन कर गए, 250 टेस्ट मैच खेल गए, वो उनके जो सिलेक्टर्स थे उनको तो ये नजर नहीं आई कि इनका टू वाइट स्टांस है या ऑकवर्ड इनका स्टांस है। ये क्या बात हुई? हर सीजन में वो लातादाद रन कर रहे थे, पहले टेस्ट में उन्होंने 150 रन से ज्यादा स्कोर किए। ये सारी ऐसी बातें हैं। हमारे साथ देखें छोटी छोटी कोताही और गलतियों को हमें बड़े बड़े जो है ना वो खुमियाजे भुगतने पड़े हैं। तो अब इसमें ये रमीज समझते हैं इनको एक फायदा ये है, देखिए हमारी हिस्टोरिकली ना क्रिकेट बोर्ड की तारीख में अब्दुल हफीज कारदार साहब थे, इजाज भट्ट साहब तो तीसरे रमीज आए हैं। अगर मैंने काफी स्टडी किया हुआ कारदार साहब का दौर भी, उनके इर्द गिर्द भी वैसे कुछ खुशामदी किस्म के लोग थे, और खुद भी बड़ी तमकनत थी और उनमें बड़ा एक एरोगेंस थी उनमें। इजाज भट्ट साहब का दौर तो आपने भी देखा होगा, उनसे मेरी बड़ी न्याजमंदी है, लेकिन उन्होंने खूब अपने आप को बदनाम किया। सरे शाम उनके बारे में लतीफे गोई होती थी टीवी प्रोग्रामों में, उनके फैसले को रेडिकुल किया जाता था। तो वो कोई इस लिहाज से उनका दौर जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन रमीज क्योंकि अब वही कम टू हिज एज, वो समझते हैं, जानते हैं, मीडिया को समझते हैं, क्रिकेट मैनेजमेंट को समझते हैं, फाइनेंसिस को समझते हैं, और जो शख्स वाइडली ट्रेवल करता है उसको बहुत सी ऐसी चीजों का पता होता है। वो शख्स जो कप्तान होता है उसको बहुत सी ऐसी चीजों का पता होता है जो मुझे और आपको नहीं पता। तो मेरे ख्याल में अब अगर ये भी ना कुछ कर सके, और मेरे ख्याल में इनका जो गुफ्तगू करने का तरीका है ना वो जरा एग्रेसिव है। जो पैटर्न साहब हर चीज इनके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल में वो ये कर नहीं पाएंगे। ऑन द लॉन्ग टर्म ये वही कुछ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। तो अब कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिसमें मानी साहब मीक और हम्बल थे, मेरे ख्याल में वो कॉम्प्रोमाइज कर गए इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंटल क्रिकेट। तो इसका हमें अब हमारी जो नेशनल टीम है उसको भी खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लड़के जो हैं वो बराह रास्त T20 खेल के पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि जो एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट इसके ऊपर जरूर मुफस्सल गुफ्तगू करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके ऊपर जरूर तफसीली तौर पे बात करेंगे। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, T20 का वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। राजा साहब, न्यूजीलैंड से हम लोग साउथ अफ्रीका से पहले, जब साउथ अफ्रीका हम गए, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, उससे कबल हमने न्यूजीलैंड की सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड में जाके, और बहुत बुरे तरीके से वहां पर हार कर आए। अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आ रहा है, आपको लगता है कि हम न्यूजीलैंड के आगे हम परफॉर्म कर पाएंगे? हम हल्की टीमों से इतना मुश्किल से मैच जीते हैं, और जो मैच जीत सकते थे बासानी, हमने उसको भी फंसा के हमने हारे, और दूसरा मैच हमने मुश्किल से जीता। आपको लगता है कि हम अच्छी टीमों के आगे जो है हम रेजिस्ट कर पाएंगे? देखिए, अब ये जो आपने सवाल किया ना, इसका जवाब मेरे पास और तरह का है। पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है, अभी आपने बात की कि परफॉर्मेंस खराब क्यों है, इसकी एक वजह यह भी है कि हम यहाँ पर अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेल रहे। वेस्ट इंडीज के मुल्क में जो कि क्रिकेट की कोई पावर हाउस नहीं रहा, इस मरतबा 4 टीमों बशमूल पाकिस्तान ने विजिट किए हैं उनके मुल्क में, और लातादाद क्रिकेट खेल रहे हैं। हमसे तो बांग्लादेश ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है। अब अच्छा हो रहा है कि टीमें ज्यादा आ रही है, इसमें क्रेडिट दे देना चाहिए मानी साहब को और वसीम खान साहब को। जब हमारे मुल्क में क्रिकेट होगी, T20 या वनडे या टेस्ट क्रिकेट होगी, तो उसका फिर
फायदा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। सही। तो अगर ये फ्रीक्वेंट क्रिकेट होगी, इसकी एक वजह ये भी है कि अवे सीरीज से भी टीमों के मोरल पर, टीम पर प्रेशर डेवलप होता है, लड़के परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये जो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस होगी, मेरे ख्याल वो जरा मुख्तलिफ होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा। सही है, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, आपको ऐसा लगता है? अब T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लीजिए, क्योंकि शुएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान जो है T20 के लिए तो ये जीते हैं, चैंपियन है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में T20 के लिए भी इनको आपको लगता नहीं है कि बॉलर की वहाँ पे कमी है? अब बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की वैसी नहीं रही जैसे पहले कभी हुआ करती थी। देखें, वो रन थ्रू करने वाले बॉलर आपके पास कोई नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये T20 और तरह की, लेकिन अकेले शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन उनके लिए दीगर मुबस्सिरीन क्रिकेट का ये भी कहना है और ये भी मानना है कि शाहीन शाह को अब तीनों फॉर्मेट में खिला रहे हैं, शाहीन शाह को रेस्ट भी देने की जरूरत है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है मेरे पास कि आपको लगता है कि शाहीन शाह जो है वसीम अकरम का कंपैरिजन है? वसीम अकरम और ब्रांड था, वसीम अकरम का आगाज और था, उनका इख्तिताम और हुआ। मैं तो नहीं समझता कि इतनी लंबी क्रिकेट खेल देंगे। दूसरा, एक जो बुनियादी फर्क है कि मैं तो उनको शुरू से ही जानता हूँ वसीम अकरम को, उस वक्त भी जब वो इतने एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, उनकी गुफ्तगू, उनका उठना बैठना और उनका जो क्रिकेटिंग माइंड था वो शाहीन शाह अफरीदी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो शुरू से ही बड़े बड़े शरूर थे, चीजों को समझते थे और उनका लेवल जो था वो और तरह का था। हो सकता है कि जब शाहीन शाह अफरीदी भी कोई 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेले तो इनकी विकेटों की तादाद भी 450, 500 या इवन इससे ज्यादा हो जाए, लेकिन वसीम अकरम का इनका मुझे मुझे कोई मैच नजर नहीं आ रहा जो इनका आगाज था। क्योंकि बिल्कुल आपकी बात से यहाँ पे मैं अग्री करूंगा, क्योंकि वसीम अकरम शुरू से विकेट टेकर बॉलर रहे हैं। वो स्टार्टिंग में जैसी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की वो गिल्लियां उड़ा दिया करते थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने काफी दिनों के बाद आके परफॉर्म किया है। ये तो है, और ये भी एक टीम ऐसी है जिसके खिलाफ परफॉर्म किया है। वो कोई इतनी पाई की टीम नहीं है, वो बड़ी निचले दर्जे की टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम, और टेस्ट क्रिकेट में भी वो T20 की तरह खेलते हैं। उनका विकेट पे स्टे करना, पेशेंस और फिर एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन और परसेवरेंस नहीं है उनमें। वो जो एक टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी टेस्ट साइड में होती है, तो उसके खिलाफ 10 आउट करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्टिल जब तगड़ी टीम में आएंगी, जब सही मुकाबला होगा, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस को जज करने के हमारे पास और मौके आएंगे। बहरहाल ये एक बड़े उनको होनहार क्रिकेट करना होगा अभी, और उन्हें बड़ी क्रिकेट खेलनी है, और उन्होंने जो अब तक परफॉर्मेंस दी है उससे लग रहा है कि इनका जो फ्यूचर है वो बड़ा ताबनाक है, और वी आर टू फॉर्चुनेट टू हैव देम। अच्छा राजेश साहब, मैं टेस्ट क्रिकेट के ऊपर जो है आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि अजहर अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाबर आजम कप्तानी में बहुत दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। बाबर आजम ने पहले मैच में अच्छी कप्तानी नहीं की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने मैच भी लूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे आपका जो टॉप ऑर्डर है इमरान बट और आबिद अली, आप इन पे भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी इनिंग में टिक के नहीं खेले। अजहर अली की जगह बनती है टीम के अंदर या नहीं बनती? और ये इमरान बट और आबिद अली के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगा कि इनकी परफॉर्मेंस पे आपकी क्या नज़र है, क्या राय है? देखिए, ये मेरे ख्याल में ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं है, खासतौर पर भट्ट साहब की। जहां तक आबिद अली का ताल्लुक है, चलिए उनका पाकिस्तान में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, कुछ इक्का दुक्का मैचों में वो परफॉर्म करते रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर कंसिस्टेंटली फेलियर हो रहा है तो फिर इसमें आपके पास पूल में और क्रिकेटर्स होने चाहिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं कप्तानी की, तो वो कोई नेशनल लीडर तो है नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, लिहाजा उनको कप्तानी दे दी गई है। अजहर अली के जरा आप स्टैट्स चेक कीजिएगा, मुझे यूं लगता है कि वो अवे सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी एक बड़े क्रिकेटर हैं, उनकी डिमांड है, उनकी टीम में जगह बनती है, उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उनके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि वो बड़े स्कोर करने वाले बैट्समैन है, 100, 150, 200, 250, 300 करने वाले क्रिकेटर हैं, जहां वो जाहिर है कि एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि वो ट्वाइलाइट पर हैं, उनका अब जो कैरियर है वो बदल, अगरचे वो काउंटी खेल रहे हैं वहां पे समरसेट की तरफ से, रुक गए हैं लंदन में, वो पाकिस्तान नहीं आए। जाहिर है कि जो इंग्लैंड के जो काउंटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो अंडर परफॉर्म करने वालों को कभी कंसिडर नहीं करते, तो एक उनकी एक स्टेचर तो है उनका इंग्लैंड में। ठीक है, मतलब कि आपका कहना ये है राजा साहब कि अजहर अली जो है अभी भी उनकी जो क्रिकेट बाकी है, उनके बल्लेबाजी में अभी भी जो है बल्लेबाजी अभी भी बाकी है, उनके बैट ने अभी भी रन्स उगलने हैं। लेकिन ठीक है, हमें यहाँ पे बॉलिंग के हवाले से तो बात करनी ही पड़ेगी तफसीली तौर पे, साथ ही साथ फील्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नाकिस है
और तमाम तर चीज़ें जो है वो नुमाया हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन वक्त हो गया ब्रेक का। राजेश साहब आप भी हमारे साथ ही जो है रहिए साथ साथ। लेकिन नाज़रीन आज अपना वादा मैं ज़रूर पूरा करूँगा। अरशद नदीम ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पोर्ट्स जोन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से कि क्रिकेट में काफ़ी सारी जो है खामियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त जमीका में तो जीत कर आ चुकी है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली अपनानी है, इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन आपसे आज अपना एक वादा जो है वो पूरा करने जा रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आप सही समझे हैं, अरशद नदीम से आपकी गुफ्तगू करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको ये बताता चलूँ खबर के हवाले से कि अरशद नदीम के ऊपर जो है इंडियन मीडिया जो है अपना जो है, मैं आपको कैसे बताऊं कि इंडियन मीडिया जो है अपना जो मकरू चेहरा है वो दिखा रहा है और मुसलसल उनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार किए जा रहे हैं कि टैंपरिंग की गई है नीरज चोपड़ा के नेज़े के साथ, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है ओलंपिक एथलीट अरशद नदीम साहब ने। अरशद नदीम साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज़ को अपना जो है कीमती वक्त दिया। नेज़े से छेड़छाड़ इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल आप से बाहर हो गया है और आप पर मुसलसल इल्ज़ामात की बौछार जो है वो किए जा रहा है, इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहेंगे? दरअसल ये जो अपना इंडिया मीडिया ने ये फैलाया हुआ है कि अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा भाई को क्यों जैवलिन दिया, तो इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि ऐसी कोई वजूहत नहीं है कि नीरज भाई ने अपना मेरे से क्यों जैवलिन लिया, मैंने क्यों दिया। वो जितने भी जैवलिन है वो कोई भी प्लेयर उधर यूज़ कर सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए एक स्पोर्ट्स ही है जो अपना इंसान को भाईचारा सिखाती है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती है नीरज चोपड़ा भाई से मेरी, और माशाल्लाह अच्छे दोस्त हैं मेरे वो। तो एक स्पोर्ट्स ही है जो इंसान को आगे लेके जाती है, एक दूसरे को मिलाती है। तो इतना बड़ा ये इशू नहीं है जितना आप सब ये उठा रहे हैं इस बात को, तो काइंडली मेहरबानी इनको ख़त्म करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बिल्कुल, हिंदुस्तान को देख लेना चाहिए और ये सोच समझ लेना चाहिए कि इतना बड़ा इशू नहीं था। हालांकि नीरज चोपड़ा ने खुद कहा है कि कोई भी एथलीट कोई भी नेज़ा उठा सकता है, कोई भी जुल्म उठा सकता है। तमाम तर जितने भी नेज़े होते हैं वो इंतज़ामिया के हाथ में होते हैं, इंतज़ामिया के ही पास होते हैं। लेकिन अरशद नदीम साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा अरशद भाई कि आपके जाने से कबल और आपके जाने के बाद फिर ये भी बातें होती रहीं कि सहूलियात का फुकदान था, उसके बावजूद एक ऐसा खिलाड़ी जो कि बिल्कुल नीचे से ऊपर उठकर आया और अपने टैलेंट को उसने सबको दिखा के सबको एकदम से चौंका दिया। और ये भी साथ साथ बता दीजिएगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में आपकी क्या अभी राइट नाउ क्या मसरूफियात चल रही है और आइंदा आने वाले दिनों की क्या प्लानिंग्स हैं और क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो बस थोड़ी सी मसरूफियत है, साथ हल्की फुल्की मेरी ट्रेनिंग भी माशाल्लाह हो रही है। आगे 2022 में माशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड इस्लामी गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप भी आ रही है माशाल्लाह। अच्छी इंशाल्लाह तैयारी करके जाएंगे। गवर्नमेंट माशाल्लाह अपना सपोर्ट कर रही है, जो हमारी फेडरेशन है जनरल कमसाई साहब माशाल्लाह उन्होंने सारा माशाल्लाह प्लान बना लिया है, और जिस चीज़ की मुझे सहूलत फराहम करेंगे इंशाल्लाह वो सारी कर रहे हैं वो, तो हम इंशाल्लाह भरपूर इंशाल्लाह तैयारी करके जाएंगे जो आगे जो कंपटीशन आ रहा है। थैंक यू। ठीक है, अरशद नदीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मसरूफ तरीन वक्त में से अरशद भाई हमें टाइम दिया। अरशद भाई का यही कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारी का सिलसिला अब जारी और सारी है। आइंदा आने वाले बरस में कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे, साथ ही साथ एथलेटिक्स गेम का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। राजा साहब, आपने यकीनी तौर पे अरशद नदीम की मुकम्मल तौर पे गुफ्तगू मुलाहिजा कर ली होगी। भारत जो है अपना मकरू चेहरा दिखाने से बाज नहीं आ रहा, हालांकि खेल जो है एक दूसरे को नजदीक कर देते हैं। मेरा एक तो जो पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर हैं मेरे जनरल रिटायर्ड अकब शाही साहब, उनसे इब्तिदाई से राब्ता था और मैं उनसे बातें करता रहता था अपने प्रोग्राम में भी और वैसे भी। तो वो अभी इतना हाइप क्रिएट हुआ नहीं था।
अरशद नदीम के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ही इज एथलीट हु इज कमिंग अप। तो ऐसे ही हुआ और आपने बड़ा अच्छा किया कि उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और फिर आपके जो नाजरीन हैं उन्होंने उनकी गुफ्तगू भी सुनी। तो जहां तक इंडिया मीडिया का ताल्लुक है, मैं कल ही वहां पर हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त हैं हरपाल सिंह, उनसे बात कर रहा था, तो वो काफी मुगल्लजात से नवाज रहे थे जो लोग ये शरारत कर रही है। सारा इंडिया का मीडिया ये नहीं कर रहा, ये कुछ शरारती लोग हर जगह होते हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा ने खुद कहा है कि आपको इंडियन मीडिया को अपने मीडिया से उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा है कि आप लोग बाज रहे हैं इस तरह की चीजों से। खेल जो है मुल्कों को, कंट्रीज को नजदीक लेकर आते हैं, हमें नजदीक होना चाहिए, ना कि आप फासले और मजीद बढ़ाएं। इसमें ये मुझे वो जनरल अकरम साहिद ने बताया था कि इंडियन मीडिया जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी अरशद नदीम से उनके इंटरव्यू करने और उससे करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। शुक्र है कि वो फेडरेशन ने खुद इसको टेकअप कर लिया और फिर उनको मना कर दिया कि आपने अभी मीडिया से बात नहीं करनी, वरना वो बड़े स्कैंडल बनाने में और करने में उनको बड़ा एक फुनकुफाना आता है। तो ये एक देखें कितनी हाइप क्रिएट हुई है, कितना इनका नाम बना है। तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि एक तो मीडिया की वजह से दूसरे लोग कितने कॉन्शियस हो गए हैं कि उन्होंने, हमारे 10 लोगों का दस्ता था, तो कितनी रेसलर जो हमारे थे तला, उनको भी और अरशद नदीम को भी कितनी पजीराई हासिल हुई, कितनी खबरों में ये रहे, फिर इनाम और कराम भी दिया गया। बहरहाल ये एक टाइटनर है और अरशद नदीम जैसे जो तला जैसे जीनियस जो है वो आते रहेंगे, लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करना होगा और ताकि हम, जैसे कि आपने कहा कि आपने अरशद नदीम को हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। अरशद नदीम हालांकि जो है इस वक्त राइट नाउ गाड़ी ड्राइव करे, तो उसके बावजूद उन्होंने अपने मसरूफ तरीन वक्त में से वक्त निकाला और स्टार न्यूज़ से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। अच्छा राजा साहब, हमें सलमान लुकमान जो है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। सलमान, भारत जो है अपना मकरू चेहरा दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को हर जगह पे डीमोटिवेट करने के लिए और हर जगह पे नीचे दिखाने की वो भरपूर कोशिशें करता है और मुंह की ही खाता है। क्या राय रखते हैं आप? देखिए जी, भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ इसी तरह का सलूक किया है। पाकिस्तान की टीम आपको पता है इंटरनेशनल T20 रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे रह चुकी है और इसके साथ साथ आपके सामने है कि इंटरनेशनल जितनी भी टीमें हैं वो भी पाकिस्तान आ रही हैं सिवाय भारत के। तो भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे और इसके साथ साथ मजीद टीमें जो है यहाँ पर पाकिस्तान में आए। जैसा कि आपने देखा कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, इसके अंदर भी भारत ने अपना मकरू चेहरा दिखाया और बाकायदा से इसने दीगर ममालिक के जो प्लेयर्स थे उनको भी इसने कहा है कि जी पाकिस्तान ना आए। तो देखिए इसके अंदर ये होता है कि पाकिस्तानी प्लेयर अभी आपके सामने सीरीज खेल कर आए हैं। पाकिस्तान अगर बेस्ट अपना देता है तो भारत वैसे ही उससे जेलस होता है और भारत को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अगर भारत इस तरह के काम करते हैं, आपके सामने ICC की जानिब से भी बाकायदा से भारत को वार्निंग दी गई और दीगर ममालिक जो है आपके सामने पाकिस्तान के साथ, अभी न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम है वो पाकिस्तान आई लाहौर में, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी दौरा करने जा रही है पाकिस्तान का। लाहौर और दीगर जो शहर है वहां पर मैचेस खेलेंगे, इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में दोबारा होने जा रहे हैं। तो इस वजह से भारत ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स आए और इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बहाली हो। तो इस वजह से अच्छा, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा बात को, आप ही की बात को, मतलब कि सलमान आइंदा आने वाले दिनों में, मतलब कि अभी जो है रमीज राजा जो है चेयरमैन PCB बन गया, तो यकीनी तौर पे फिर इससे मुस्तफीद होगा पाकिस्तान और दीगर टीमों को भी कन्विंस करने में। देखें जी, रमीज राजा एक अपने दौर के बड़े अच्छे प्लेयर हैं और इसके साथ साथ इनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है। अगर ये चेयरमैन बन जाते हैं, जाहिर बात है चेयरमैन का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, और दूसरा ये कि आपके सामने चेयरमैन बन जाते हैं, बन गए हैं, जो भी है उसके अंदर ये होगा कि एक्सपीरियंस टीम को मजीद बेहतर मिलेगा, गाइडेंस देंगे मजीद पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं और पुराने प्लेयर हैं। और आपको पता है 92 के वर्ल्ड कप में भी इनका अच्छी परफॉर्मेंस रही है और तमाम तर जो भी मामला थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने निहायत माजरत के साथ 92 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी जरूर की थी। राजा साहब, इस बात को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, और वो इतनी ज्यादा बॉलें राजा साहब रमीज राजा को खेलनी पड़ गई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वो मैच लूज किया अपनी 100 कंप्लीट करने के लिए। ऐसी हकीकतन बात है या मैं गलत हूं? ये गड़े मुर्दे हैं मेरे ख्याल में। ये बात आपकी ठीक होगी, मुझे भी याद है अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं उन दिनों में रोज शाम को फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे स्पॉन्सर्ड क्रिकेट का शो करता था। वैसे उस वक्त क्योंकि द टीम वाज कमिंग अप और साथ इनके प्लेयर्स कुछ आउट भी होते चले जा रहे थे, तो वो ऐसा ये बेसिकली एग्रेसिव बैट्समैन है, क्योंकि मैं इनके साथ खेलता रहा हूँ, तो ये वो एक हो जाता है कभी ना कभी बैड डे होता है, ये हो गया था। हारून रशीद कितने एग्रेसिव बैट्समैन हैं,
वो भी वर्ल्ड कप 1996 के इस बात में कि सब तक सदाकत के वर्ल्ड कप में उससे भी एक स्लो राजे साहब इनिंग हो गई थी। बैड डे को तो अपने लिए गुड डे बनाने के लिए इस बात में किस हद तक सदाकत है, या फिर एम आई रॉन्ग? नहीं, मुझे बताएं, वो बात आपकी ठीक है कि एक हो गई, ये 5000 रन जिन्होंने किए हैं ये ऐसे तो नहीं हो जाते। मुझे बताएं वनडे क्रिकेट में कोई प्लेयर होता ही है तो वो सर्वाइव करता है। वो ऐसी इनकी तगड़ी लॉबी भी नहीं थी, कोई मिजाज के भी इतने धीमे नहीं हैं कि हर एक के साथ पपियां जपियां डाल लें। तो ठीक आदमी है, हो जाता है कभी कभार ऐसा भी। अब तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपने देखनी है, चेक करनी है, उसमें नजर रखनी है कि वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर वो कुछ दिनों में नज़्म नसक संभाल लेते तो परफॉर्म कैसा करते। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होती हुई दिखाई दे रही है इनके दौर में आपको? किनके साथ? आपको डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल होती हुई दिखाई दे रही है रमीज राजा के दौर में? क्योंकि आप देखिए, मैं आपको अगर वैसे खुद ही उसके डिपार्टमेंट शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से खेल चुके हैं, अलाइड बैंक की तरफ से खेल चुके हैं। एक मैं आपको बात बताऊं फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने को आज से कुछ 2-3 साल पहले एक रिसर्च की थी कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट हो क्या रही है। जितने भी सेठ लोग हैं ना, जिसमें एमसीबी के सेठ हैं, हबीब बैंक के सेठ हैं, यूबीएल के सेठ हैं, ये प्राइवेट बैंक है, वो क्रिकेट को लिफ्ट नहीं कराते। दूसरा, आए रोज इमरान खान साहब जो थे वो बुरा भला कहते रहते थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट को, हालांकि मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के हक में हूं। अगर रमीज ये चाहेंगे तो मेरे ख्याल में वो हर बात पे मुत्तफिक नहीं होंगे पैटर्न साहब से, वो कोई ना कोई लॉजिक पेश करके डिपार्टमेंटल क्रिकेट को शुरू करवा देंगे। अगर वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर ज़ाहिर कि नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो रीजनल क्रिकेट ये आप एज्यूम कर रहे हैं या फिर आपकी गुफ्तगू हुई है राजा साहब से? मैंने बिल्कुल वसूल बात नहीं की, मैं उनको जानता हूं इसलिए मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि कोई भी जो क्रिकेटर है वो उससे आप सवाल करेंगे तो वो कहेगा जी मैं खुद हाउस बिल्डिंग की तरफ से क्रिकेट खेलता रहा हूं तो मैं तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हक में हूं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बात बताऊं, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट 4 बरस पहले हो रही थी ना, उसमें गोली ट्रॉफी बनाने वालों के इदारे भी शामिल थे। वो कोई कुल वक्ती तनख्वाह नहीं देते। 3 या 4% क्रिकेटर ऐसे थे जिनके कैरियर जॉब थे, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल थे और बाकी सीजनल थे। ये वो वाले पीआईए नहीं रहा के आप ग्रुप 10 में आपको असैर अब्बास साहब को नौकरी मिली हुई है, ग्रुप 8 में वसीम बारी साहब नौकरी कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी उसमें हैं। वो जमाने चले गए और दुनिया में वैसे ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट कहीं नहीं है। अगर हमारे मुल्क में थी तो बड़ी अच्छी बात थी। अब उसके मुखालिफ आवाज चल रही है। इमरान खान साहब खौबर कैप्टन हैं, वो चीजों को समझते हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं। लेकिन मुझे यूं लगता है कि सूनर और लेटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट के को चाहने वाले उसके हक में लोग ज्यादा हैं और ये रिवाइव हो जाएगी। लेकिन वो वैसी वो आन बान शान नहीं होगी जो किसी जमाने में हम हबीब बैंक और नेशनल बैंक और हिस्सा की टीम या रेलवे टू एन एक्सटेंड वो भी कुछ गार्ड वगैरह भर्ती कर लिया करते थे, वैसा नहीं होने जा रहा। राजा साहब, आप खुद समझते हैं कि देखिए आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल है, क्या हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी राइट नाउ क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, आप तमाम तर चीज़ों को खुद नज़र रखते हैं चीज़ों के ऊपर। राजा साहब, आप ये नहीं समझते कि जब भी कोई बच्चा या कोई बड़ा जब भी घर से बाहर निकलता है तो घर वाले भी पूछते हैं कि अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, टाइम दे रहे हो वहाँ पे, तो हर कोई जरिया मौज के हवाले से सोचता है और बात करता है। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक मैं बात बताऊं, ये बात भी छोड़ दें। अब ये जो लाहौर और कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर है ना, वो जो एक स्ट्रक्चर हुआ करता था शुरुफा का क्रिकेट खेलने का, जो खाते पीते लोग थे, पढ़ते भी थे और क्रिकेट भी खेलते थे, ये पहले भी कम था, अब और ज्यादा कम हो गया। और ये हो रहा है कि अर्बनाइजेशन की वजह से कई इलाकों में सहूलियात होगी, वहां से क्रिकेटर आ रहे हैं और उनका जो पेरेंटहुड है ना, वालिदैन जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि वो इसको भी समझते हैं कि इनकम टैक्स की नौकरी है, ये कस्टम की नौकरी है, ये पुलिस की नौकरी है। यू सी, यहां से माल बनेगा। आपको याद होगा कि मोहम्मद आमिर हमारे जो सरकर्दा फास्ट बॉलर है, जब उनको पकड़ लिया गया तो उनकी वालदा ने दुहाई दी कि जनाब ये तो गली मोहल्ले में बेचारा रुपए 2 रुपए लगा के खेलता था, इसको क्या पता कि स्पॉट फिक्सिंग ये मैच फिक्सिंग क्या होती है। गो के 3-4 दर्जों में क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन यूनिट जो है वो प्रेस को ब्रीफ करता है कि आपने किसी से बात नहीं करनी, अगर कोई बात आपसे करे आपने हमें बताना, लेकिन ये फिर बाज नहीं आते। वो जो बैकग्राउंड होती है ना, वो ये लेकर आते हैं। फिर दूसरा, डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खेल के नज़्म नसक के हवाले से आपको कोई अच्छे मुंतज़िम आला नहीं मिले बोर्ड के प्रेसिडेंट के तौर पर। आप मुझे बता दें, अब मैं इसको क्या लंबी बात करूं, कि
हाल, हमारा हाल क्या था पिछले 15-20 साल देख लिया, उससे पीछे चले जाए। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करते तो सलमान लुकमान ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया। सलमान, क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट जो है किस रास्ते पर जाती हुई दिखाई दे रही है? और रमीज राजा अब आगे हैं नए चेयरमैन पीसीबी, रमीज राजा का ही चेहरा क्यों, रमीज राजा ही क्यों? और एहसान मानी को जब एक्सटेंशन मिल गई थी सलमान, तो उन्होंने फिर मना क्यों कर दिया, इनकार क्यों किया? आपके पास क्या इसका जवाब अभी तक आपको मिला है? देखिए जी अब्दुल्ला साहब, बात ये है सारी के चेयरमैन एहसान मानी जब तक रहे आपके सामने जो भी मामला थे, अब इमरान खान साहब जो कि वजीर आजम है इस मुल्क के, उनकी जानिब से बाकायदा से ये ऐलान किया गया कि रमीज राजा और दीगर एक और उसका नाम जो मैं आपको मेरे ख्याल से नहीं बता सकता, वो भी साथ लिया था। दूसरा ये कि इन्होंने जब रमीज राजा का नाम लिया गया तो इनके फैन जितने भी हैं उनकी जानिब से खुशी की लहर भी गई, लेकिन ये कि कई लोग कह रहे थे कि अगर रमीज राजा के अलावा एहसान मानी मजीद अगर इसको एक्सटेंड कर दिया गया था तो उनको ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा काविशें की हैं। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल टीमों के हवाले से अगर बात की जाए तो एहसान मानी ने जो है पहले भी कहा था कि हम मजीद जो है इंटरनेशनल टीमों को पाकिस्तान बुलाएंगे, और यही होता आ रहा है जब से वो यहाँ थे और टूर हुए इंटरनेशनल टीमों के काफी। बहरहाल ये कि अब देखें जी, बोर्ड का जो इजलास था आपके सामने है, अभी ये भी बात सामने आ रही है। अच्छा सलमान, कहीं ऐसे तो नहीं था कि वजीर आजम साहब नहीं चाहते थे कि एहसान मानी की जो है वो जॉब में मजीद तोसी ना हो? देखिए जी, इस तरह का कहना तो कब्र अज़ वक्त होगा कि वो नहीं चाहते थे। बहरहाल ये है कि सियासी प्रेशर भी, इसको कह लें कि सियासी प्रेशर भी हो सकता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमिश्नर जो है जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने जो पीसीबी के 36वें चेयरमैन के इंतखाबात के लिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास है वो 13 सितंबर को जो है तलब किया, पीर वाले दिन। जबकि कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला जुमा को कजाफी स्टेडियम लाहौर में किया था, और इसके साथ साथ इनकी हिदायत पर मज़कूरा तारीख पर भी जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग का इजलास है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। जबकि इससे कबल भी जो है पीसीबी की पैटर्न वजीर आजम इमरान खान ने असद अली खान और रमीज राजा को आइंदा 3 साल के लिए बोर्ड ऑफ जो बीओजी का रुकन नामजद किया है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि बीओजी के दीगर 5 अरकान में आसम वाजिद, जवाद हैं, आलिया जफर और आरिफ सईद और जावेद कुरैशी शामिल हैं। ये तमाम अरकान बाहैसियत आजाद रुकन बीओजी का हिस्सा है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान भी बीओजी में शामिल है। ये बातें भी फिलहाल सामने आ रही, भला देखें आगे क्या होता है, ये तो अभी जब इजलास होगा उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, फिर वसीम खान का फिर फ्यूचर क्या बना फिर सलमान? देखिए जी, वसीम खान साहब तो जाहिर बात है अभी मौजूद उसके सामने थे, आपके सामने। दूसरा ये कि जब वसीम खान साहब बाद मीडिया पिछले दिनों ये कजाफी स्टेडियम में जब एक इजलास हुआ था पीसीबी का, उसमें भी आए थे, तो जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरा आगे क्या है, जो भी मामला है वो पीसीबी डिसाइड करेगा या चेयरमैन डिसाइड करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कि वसीम खान ने जो है काफी ज्यादा स्ट्रगल की जब वो यहाँ पर आए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए उनकी काफी काविशें भी हैं, ये तो सबके सामने है। ठीक है, साथ ही साथ राजेश साहब, मैं एक खबर और ऐड करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल डाइवर्ट, वसीम खान के हवाले से ज़रूर बात की हमने, साथ ही साथ एहसान मानी के हवाले से बात की। रमीज़ राजा आइंदा आने वाले दिनों में क्या परफॉर्म करेंगे, क्या देने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्रिकेट ही के हवाले से, अगर इसको डिस्कस ना करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा प्रोग्राम के अंदर। इंग्लिश बॉलर्स ने जो है भारतीय बल्लेबाजों के परखचे उड़ा दिए हैं। 78 रन के ऊपर जो है पूरी टीम को आउट कर दिया। एक जानिब इतनी बड़ी बैटिंग लाइन इंडिया की, अच्छी जगहों पे ये लोग भी परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, ये पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट जिनको आप भी जानते हैं, वो पिछले दिनों सरकारी टीवी पर ये बात कर रहे थे कि इंडिया की जो टीम है वो ऑल टाइम ग्रेट टीम है। क्या 49 की ब्रैडमैन की टीम ऑल टाइम ग्रेट नहीं थी? क्या 80s की वेस्ट इंडीज की टीम ऑल टाइम ग्रेट नहीं थी? ये कौन सी ऑल टाइम ग्रेट टीम है जो 36 पे भी आउट हो जाती है, 78 पे भी आउट हो जाती है, और फिर न्यूजीलैंड से जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल भी हार जाती है, वर्ल्ड कप भी नहीं जीतती? कमाल है। अच्छा, अब इसमें जो आप 78 का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो, ये इंग्लिश कंडीशंस में बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, ये 42 पर भी आउट हो गए थे 1974 में, जस्ट फॉर 42 रन। तो इनकी ये जो मूविंग बॉल्स है ना, इनके खिलाफ जो कमजोरी है वो बड़ी रवायती और बड़ी पुरानी है, ये वीकनेस चल रही है। दूसरा, अब इंडिया में इतना पैसा आ गया क्रिकेट में कि आप देख लें, मैं कल इनकी बॉडी लैंग्वेज देखता, आज भी देख रहा था कि 78 के पर आउट होने के बाद इतनी बड़ी टीम का, और इनकी एक टीम नहीं बननी चाहिए। 1.5 अरब की आबादी है, इनकी तो 4 टीमें बननी चाहिए। एक टीम जो है वो 1.5 अरब में से बना के, जिसमें से
99% लोग क्रिकेट मैड हैं, ये रिजल्ट नहीं होने चाहिए। एक सही। बात। दूसरा, अभी जो अब एहसान मानी साहब का, मैं वो बीच पे से आपने बात कर रहे थे, सोच रहा था कि एहसान मानी, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो जो अभी सलमान साहब भी बात कर रहे थे, जी जी। मुझे इजाज भट्ट साहब ने बताया जब वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे से हटे कि मुझे जो प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आपने रिजाइन कर देना। ठीक है। अभी इजाज भट्ट साहब हयात हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने रिजाइन ही करना 6 महीने के बाद, तो ये मेरा इस्तीफा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। एहसान मानी साहब की वैसे तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने फोरगो कर दिया, उनको कोई पीरियड तो नहीं दिया था। उन्होंने कहा जी आप एक्सटेंशन लेने, उन्होंने कहा जी मैं नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता। तो ये अच्छी बात है। दूसरा, ये एक मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी अरेंजमेंट हुई है, बजाय इसके कोई सफाशी आ जाता जैसे हमारी रवायत रही है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। बस बिल्कुल लास्ट कमेंट करेंगे, हमारे पास जो है वक्त की भी किल्लत है। या राजा साहब, आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट किस जानिब देख रहे हैं? पाकिस्तान के टूवर्स भी सामने हैं, आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट में मजीद बेहतरी आपको दिखाई दे रही है या हम यहीं पर स्टैंड करेंगे अभी भी? बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि रमीज राजा बड़े ब्लंट हैं। वो हफीज को, शुएब मलिक को मशवरा देकर उनके साथ अपना एक मैच डाल चुके हुए हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी हुई है। और ये बात दुरुस्त है कि 40 साल के किसी बंदे की, हर बंदा जो है, हर प्लेयर जो है वो जेम्स एंडरसन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट कमेंट सलमान लुकमान आप भी कर दीजिएगा, आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट में बेहतरी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? ठीक है सलमान लुकमान, आपका बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। राजा साहब सीनियर एनालिस्ट, सीनियर तजियाकार, आपका भी बेहद शुक्रिया। और आज हमने अपने वादे की पासदारी करते हुए ओलंपियन अरशद नदीम को टेलीफोन लाइन पर लिया, हमारे साथ मौजूद थे अरशद नदीम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।